और आइए पहली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। सीरिया में असद शासन का अंत हो गया है। सीरियाई लोग फिलहाल बशर अल असद के अत्याचारों से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहाँ विभिन्न इलाकों में विभिन्न विद्रोही संगठनों की मौजूदगी के कारण सीरिया के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उधर असद द्वारा बनाई गई जेल और काल कोठरी के कई राज भी सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच भारत ने शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की है। ये रिपोर्ट देखिए। दमिश्क के ढह जाने का ऐलान तो रविवार को हो चुका था, लेकिन जश्न का सिलसिला अब भी जारी है। कोई आज़ाद फिजा में सांस लेने जैसा बता रहा है, तो कोई सीरिया के लिए नई सुबह। कई ऐसे भी हैं जिन्हें नए सीरिया में डर लग रहा है, लेकिन दुनिया चाहती है नया सीरिया ऐसा हो जहां हर समुदाय और वर्ग की भागीदारी हो। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हो रही है। इसमें सीरिया की ताज़ा स्थिति पर चर्चा होगी। उधर अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार को रूस ने शरण दे दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लिया है। उधर मॉस्को में सीरियाई दूतावास पर विपक्ष ने अपना 3 सितारा वाला झंडा फहरा दिया। दूतावास खुला रहा और नए झंडे के साथ काम होता रहा। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो सभी सीरियाई समूह के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसे सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बशर अल असद को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने भी सीरिया के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एक शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दमिश्क में स्थित हमारा दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उनके संपर्क में है। उधर सीरिया के जेलों से लोगों को छुड़ाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले असद के महल में भी काफी लंबी सुरंग मिलने का दावा किया गया था। इस सुरंग में केवल राष्ट्रपति हाउस से बचकर निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि हमला होने और बाहर न निकल पाने की स्थिति में लंबे समय तक सुरंग के अंदर बिताने के सारे इंतजाम थे। ये सुरंग इतनी बड़ी है कि इसके अंदर बाकायदा साइन बोर्ड लगे हैं। सुरंग के दोनों ओर कई कमरे और मीटिंग रूम्स हैं। उधर इजराइल ने सीरिया में अपने सुरक्षा बलों की उपस्थिति को अस्थायी बताया है। साल 1974 की संधि के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा है। यही नहीं, इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास 10 किलोमीटर अंदर सीरियाई जमीन पर कब्जा करके एक बफर जोन भी बना लिया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो सवाल ये है कि बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। लोग वहाँ पर काफ़ी समय से परेशान थे, लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए थे, उससे तो उनको आज़ादी मिल गई है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम सीरिया की देखें तो कई इलाकों में विभिन्न विद्रोहियों का कब्जा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग विद्रोही हैं। ऐसे में वहां पर नई सत्ता का, नए सरकार का गठन कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और मेरे विचार से तो बहुत ही खतरनाक भी है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि विभिन्न हिस्सों पे विभिन्न गुटों का आधिपत्य अवश्य है, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए हैं वो अबू बकर गोलानी है, जो कि एचटीएस के प्रमुख हैं। अगर आप देखें, इससे पहले ये अल नुसरा से जुड़े हुए थे, उससे पहले अल कायदा से जुड़े हुए थे। एक रेडिकल इस्लामिस्ट रहे हैं, कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमान संगठन रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने आप को थोड़ा मॉडरेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात अगर आप देखें दुनिया में कहीं पे भी जहां पर भी इस तरीके के कट्टरपंथी संगठन आ रहे हैं, वो जब तक कमजोर रहते हैं अपने आप को उदारवादी दिखाने की कोशिश करते हैं, और एक बार जब पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं तो फिर वो अपने असली रंग दिखाने लगते हैं, जैसा हमने काबुल में देखा और ऐसा ही हम अन्य कई जगहों पर देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आसानी से नई सरकार बन पाएगी, क्योंकि ये लोग अन्य गुटों को अपने साथ शामिल करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अभी जो भी वक्तव्य दिए जा रहे हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा महत्व देना उचित नहीं है, क्योंकि अभी ये अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। तो मेरे विचार से आने वाले दिनों में ये काफी मुश्किल होने वाला है।
आलोक जी, जैसा आपने अभी जो आप जवाब दे रहे थे, एक बात आपने कही कि जैसा हमने काबुल में देखा, और इसके प्रमाण हैं कि एचटीएस के साथ वहाँ पर जो तालिबान के लड़ाके हैं वो भी वहाँ पर लड़ रहे थे। ऐसे में एचटीएस अगर वहाँ पर जो सरकार बनती है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें जो कहा जा रहा है उसके अनुसार वहाँ पर जो शासन व्यवस्था बनती है और एचटीएस उसकी अगुवाई करता है, या एचटीएस के लीडर जिनका नाम आ रहा है वो अगुवाई करते हैं, तो ऐसे में अफगानिस्तान की तरह की जो बिल्कुल कट्टर शासन प्रणाली है इस्लाम की, वो वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके कितने ज़्यादा चांसेज हैं? एक काफी बड़ी संभावना है, और मेरे विचार से बशर अल असद की सरकार के गिरने के साथ ही एक लास्ट ऐसी सरकार जो कि सेक्युलर थी इस क्षेत्र में, उसका भी पतन हो गया है। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। और ये जो विद्रोहियों का जो गुट है, इसका कौन समर्थन कर रहा है, इसके भी समर्थक काफी लोग हैं। जैसे तुर्की तो समर्थन कर ही रहा है, वो चाह रहा था कि सीरिया के अंदर उसने अपनी काफी जगह तक उसकी सेना ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। साथ ही साथ इजराइल को भी आपने देखा गोलान हाइट से आगे आ गए, उन्होंने भी एक बफर जोन बना दिया है। तो इजराइल के पहले भी अल नुसरा के साथ कुछ संबंध रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये पता चले कि एचटीएस के साथ उनके संबंध थे। इस हमले का टाइमिंग भी अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। ये ऐसे टाइम पे हुआ जब हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका था, ईरान काफी कमजोर था, रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, और जैसे ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में संधि हुई, यहां पे ये कार्य शुरू हो गया। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई विदेशी शक्तियों का हाथ है, जो शायद अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए उन्होंने इस कदम से जो बड़े खतरे की संभावना है उसकी तरफ शायद नजरअंदाज किया है। एक सवाल और यहाँ पर आता है कि कुर्द इलाके को छोड़ करके बाकी जो विद्रोही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि उनके बीच में अच्छा कोऑपरेशन था, अच्छा खासा उनके बीच में इस वक्त पे सामंजस्य बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो कुर्द इलाका है, जो कुर्दिश रेवोल्यूशनरी हैं, उनके साथ इनके सामंजस्य कैसे बनेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। देखिए, कुर्दों के इलाके में तो ऑलरेडी टर्की ने थोड़ा हमला बोल ही दिया है, कुछ इंग्रेस भी हुआ है इन अपोजिशन की तरफ से। और ये हमें समझना चाहिए कि कुर्दों के इलाके में 900 अमेरिकी सैनिक हैं करीब, लेकिन कुर्दों को जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के शासन ने छोड़ दिया था अपने भाग्य पे, वैसी संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही ये अपनी पोजीशन सुदृढ़ करेंगे, ये कुर्दों के ऊपर हमला करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ये जो विद्रोही गुट हैं ये तुर्की से बहुत ज्यादा समर्थित हैं। और तुर्की कभी भी राजोवा और ये जो सीरियन कुर्दजैन से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि ये सैन्य रूप से काफी शक्तिशाली थे और अन्य कुर्दों के साथ इनके संबंध बने हुए थे, चाहे इराकी कुर्द हो या ईरानियन कुर्द हो। और तुर्की को हमेशा यह लगता है कि जो कोई भी कुर्दिश संगठन है वो जो तुर्की में कुर्द हैं उनकी समर्थन करेगा, और इसलिए वो उनके खिलाफ हमेशा कदम उठाता रहता है। और आपने देखा कि तुर्की की सेना कई बार इराक के कुर्दिस्तान में घुसी है और सीरिया के अंदर काफी समय से घुसी हुई है। बशर अल असद की सरकार तुर्की के इस तरीके के हस्तक्षेप का काफी समय से विरोध कर रही थी, तो अब उस सरकार को ही हटा दिया गया है। अब आगे चलकर क्या होगा इस पे कहना थोड़ा इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आलोक जी, एक ये जो खबर निकल के आ रही है सेडनाया जेल को लेकर के, उसके ग्राफिक्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बशर अल असद के शासन का अंत क्यों हुआ, किस तरह की वहाँ पर अत्याचार थे, किस तरह का वहाँ पर शासन तंत्र था। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बशर अल असद और उनके पिता हाफिज अल असद के जमाने से जो सीरिया में जो शासन प्रणाली है वो बहुत ही निरंकुश रही है और काफी दमनकारी रही है। और जब से गृह युद्ध शुरू हुआ, और गृह युद्ध में आपने देखा कि एक समय इनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी, और रूस, ईरान, हिजबुल्लाह के समर्थन से इन्होंने काफी बड़ा इलाका अपने नियंत्रण में कर लिया था, और जो विपक्षी गुट थे उनको हरा दिया था। क्योंकि एक जमाना था जब दैश के कब्जे में भी काफी बड़ा हिस्सा था, और अल कायदा से जुड़ा हुआ ये अल नुसरा संगठन भी काफी प्रबल था। तो इन सबको हटाया, और आई थिंक जब इस तरीके का संघर्ष होता है तो कई बार देखा जाता है कि जो सरकारें होती हैं जिनके पास समर्थन नहीं होता, वो काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। और मेरे ख्याल से इन जेलों में जितने भी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स आप देखेंगे जो तानाशाह रहे हैं, उन्होंने काफी दमन किया है अपनी जनता का। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बशर अल असद की जो सत्ता थी वो निरंकुश थी, और
बशर अल असद खुद एक ऐसे संप्रदाय से आते थे जो एक अल्पसंख्यक संप्रदाय है, एलेवाइट शिया जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कई बार तो मेन स्ट्रीम शियाज भी ये मानते हैं कि वो हेरेटिकल है, मतलब वो विधर्मी है। तो उसके बावजूद उन्होंने सत्ता पे काबिज रहे, लेकिन जो उनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि उनके अंदर शासन व्यवस्था में महिलाओं को काफी स्वतंत्रता थी, एक सेक्युलर स्टेट था और इस तरीके की स्थिति रही। लेकिन अब जो है उसके खत्म होने के बाद अब हम ये स्थिति देख रहे हैं कि जो है वो संगठन जो है धीरे धीरे कमजोर होता चला है। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।